हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे थे हम लोग। उसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा समाप्त हुआ था कि केमिकल बॉन्ड क्या है, कितने प्रकार के हैं, कैसे बनता है, क्यों बनता है। और फिर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में जो पहला टाइप था इसका कैटेगरी आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में हम लोग देखे थे कि एक आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच, मतलब एक मेटल एटम और एक नॉन मेटल एटम। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से बनता है और आयनों के द्वारा बनता है। मेटल एटम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करने से उनका नोबल गैस का कन्फिग्रेशन प्राप्त हो जाए उनको। जनरली वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने लूज करते हैं वे। नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। अब नॉन मेटल एटम्स इलेक्ट्रॉन कितने गेन करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करने से वे नोबल गैस का कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लें, मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लें। अब मेटल एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एक एटम, वह उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा, और नॉन मेटल एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वह उसके लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। और जब केटायन एनायन बन जाता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वे अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में कंबाइन कर जाते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और एक स्टेबल केमिकल स्पीशीज बनाते हैं जिनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वहाँ आयनिक बॉन्ड बोलेंगे हम लोग। एक फैक्टर इसमें क्या है कि जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द मेटल एटम्स should be equal to the total number of electrons gained by the non-metal atoms। मेटल एटम्स मिलकर के सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना लूज करेंगे वो बराबर होना चाहिए सारे नॉन मेटल मिलकर के जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल शुड बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब इसमें कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पोटासियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो। सपोज पोटासियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। कॉन्फ़िगरेशन की ओर जाओगे तो 2881। पोटासियम का वैलेंस शेल में यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। मकसद है सबको नोबल गैस तक पहुँचना, मतलब 8 करना। तो इस 1 को 8 करने के कई तरीके हैं। 1 की 1 लूज कर दे तो 8 बच जाएगा, या 7 गेन करे। 7 गेन करना तो काफ़ी रेयर है, तो 1 लूज करेगा, और यह 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इस पर आ गया 1 प्लस। अब यहाँ बचा 2 8 8, वैलेंस में 8 और टोटल देखोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लाइक आर्गन। उसी प्रकार से फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9, तो 2 और 7, लास्ट में 7 है, करना कितना है 8, कितना कम पड़ रहा है 1, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बन जाएगा F-288। अच्छा सॉरी 288 नहीं, 2 और 8, तो लास्ट में 8 हो गया और ओवरऑल ही बन गया नियॉन के जैसा। तो बस नोबल गैस के जैसा ही तो बनना है। अब ये जो स्पीशीज बने K+ और F- आपस में कंबाइन कर जाएंगे KF। ये आयनिक फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये मत सोचना है कि यहाँ स्टेबल हो गए तो अब कंबाइन क्यों करेंगे। अरे ऐसे सेपरेटली लूज और गेन नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र करेगा इसको, और एट ए टाइम केटायन एनायन बनेंगे। और ये अपोजिटली चार्ज आयन जब एक साथ रहेंगे तो फाइनली जुड़ जाएंगे आपस में। वैसे ही केटायन एनायन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब चूँकि यहाँ पोटासियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट्स वाई द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ पोटासियम इज 1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज ऑल्सो 1, क्योंकि अभी एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। उसी प्रकार से मान लो कि आप फॉर्मेशन देखना चाहते हो MgO का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 12 के आधार पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखोगे तो 282, यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और बना दिया Mg2+, 2 और 8, लास्ट में 8, टोटल 10, किसके जैसा बना, लाइक नियॉन। ऑक्सीजन की बात करें 8, 2 और 6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। गेन कितना करेगा 2, 8 करना है ना, 6 है 8 करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और
ये बन जाएगा O डबल माइनस। तो 2 और 8 6 था, 2 और गेन किया तो 8 बन गया। तो यह भी बन गया नियॉन के जैसा। और जब दोनों नोबल गैस के जैसा बने तो कंबाइन तो करेंगे ही, Mg2 प्लस O डबल माइनस और ये बन जाएगा MgO। इसी को एक साथ आप दिखाओगे तो ऐसे दिखा सकते हो कि Mg का 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन का 6, ऐसा। तो यहाँ क्या करेगा, Mg अपना दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, एक एक करके कर सकता है या एट ए टाइम, जनरली एक एक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा Mg डबल प्लस और ये बन जाएगा O डबल माइनस, ऐसे। और जब ये दोनों एक साथ रहेंगे डायरेक्टली ऐसे तो आपस में कंबाइन कर ही जाएंगे और ये बन जाएंगे MgO। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा दोनों का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, 2 लूज किया तो 2 गेन भी कर रहा है। कुछ और कंपाउंड्स का वैसा ही हम लोग देखें। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि मेटल जितना लूज किया नॉन मेटल उतना ही गेन कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में या बराबर हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो अलग अलग होने में कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मान लो आप लेते हो AlCl3, ऐसा। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कन्फिग्रेशन लिखोगे आप 2, 8 और 3, लास्ट में 3 है, तो मेटल एटम का जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहेगा वो सब लूज करेगा। 3 लूज किया तो 3 प्लस आ जाएगा, ऐसा। और ये 2 और 8 लास्ट में 8, टोटल 10 लाइक नियॉन। फिर क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 और 7, लास्ट में 7 है, इसको तो 8 करने के लिए एक ही चाहिए, तो ये एक ही गेन करेगा और बदल जाएगा Cl माइनस में, 2, 8 और 8, लास्ट में 8 और टोटल 18, मतलब लाइक आर्गन, ऐसा। अब यहाँ देखोगे तो एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन तो गेन एक ही किया, तो बाकी इसका 2 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही रह जाएगा। तो ये बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। मेटल एटम का जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वह बराबर होना चाहिए नॉन मेटल के। तो यहाँ इसका 3 हो जा रहा है, इसका 1 ही हो जा रहा है, तो ये बराबर होना चाहिए। अब बराबर कैसे होगा, तो फार्मूला में भी हम लोग देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम के साथ यहाँ 3 क्लोरीन है, तो यदि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 3 क्लोरीन लोगे तो 3 गेन करेगा। तो या तो इस पूरे इक्वेशन को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये 3 यहाँ भी होगा, यहाँ भी, ऐसे करके 3 क्लोरीन, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये 3 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। और अब जब इसको लिखोगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस प्लस 3Cl माइनस, और तब मिल करके बनाई AlCl3। और यहाँ जब आप लिखोगे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम तो हो जाएगा 3, क्या कि 3 लूज किया, एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1। अब यहाँ ये नहीं देखना कि क्लोरीन 3 गेन कर रहा है, अरे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3 क्लोरीन ना, इलेक्ट्रोवैलेंसी पर एटम देखा जाता है कि एक एटम कितना लूज या गेन किया। तो क्लोरीन का एक एटम 1 ही गेन कर रहा था, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी उसका 1 होगा। इसी को डायरेक्टली आप ऐसे दिखा सकते हो कि एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल में यदि ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का है 7, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखलाओ और इसके 7 इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखाओ, तो एक एल्यूमिनियम एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि इसको एक ही चाहिए 8 करने के लिए। तो यहाँ आपको 3 क्लोरीन लेना होगा, तब तो अपना ही तीनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। एक इसको ट्रांसफ़र कर दिया और एक क्लोरीन इधर ले लो, ऐसा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। और ऐसा करने के बाद ये एल्यूमिनियम पे आ जाएगा 3 प्लस और अगल बगल 3 Cl माइनस हो जाएंगे। देखो एक Cl माइनस यहाँ, वैसे एक Cl माइनस यहाँ और एक Cl माइनस यहाँ, और फाइनली अपोजिट चार्ज एक दूसरे के करीब है तो इधर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा सब, और फाइनली एक स्टेबल केमिकल स्पीशीज AlCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड एनी केस। टोटल इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मेटल एटम शुड बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नॉन मेटल एटम। इसी में एक एग्जांपल हम लोग और लें। जैसे आप लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन, Mg का एटॉमिक नंबर है 12, तो 2, 8 और 2 अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर आ गया Mg 2+ और बन गया 2, 8, लास्ट में 8, टोटल 10 लाइक नियॉन। वैसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, करना कितना चाहेगा 8, तो उसके लिए क्या करेगा 3 गेन करेगा। ये 2 ही लूज किया क्योंकि 2 लूज करने के बाद इसका नोबल गैस मिल जा रहा है, और ये 3 गेन करेगा क्योंकि 3 गेन करने के बाद ही नोबल गैस के जैसा बनेगा। तो 5 है तो 3 गेन करेगा, 8 करना टारगेट है ना, और जब 3 गेन करेगा तो माइनस कितना आ जाएगा 3, तो हो गया 2 और 8, लास्ट में 8 और टोटल 10, तो मतलब ये भी बन गया नियॉन के जैसा। अब फाइनली दोनों जो है आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है 2, गेन हो रहा है 3, कैसे इक्वेट करोगे? तो जब ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रॉन का संख्या हो तो अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ 3 है तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो। तो अब यदि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 3 मैग्नीशियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसी प्रकार से एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 2 नाइट्रोजन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 6 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑल्सो 6 बराबर हो गया। तो अब जब इसको लिखोगे तो 3 मैग्नीशियम आयंस होंगे, 3 मैग्नीशियम आयन प्लस 2 नाइट्राइड आयंस होंगे, और तब जा करके कंबाइन करके बनेंगे Mg3N2, 3 मैग्नीशियम और 2 नाइट्रोजन ऐसा। और यहाँ से जब आप लिखोगे इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम तो हो जाएगा 3, एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2, और नाइट्रोजन 3 गेन कर रहा है तो इसका हो जाएगा 3 ऐसा। तो इस तरह से जो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स हो सकते थे उसको बतला दिया हमने। कई और एग्जाम्पल्स नोट्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस करोगे और ज़रूर प्रैक्टिस करोगे, ताकि आयनिक बॉन्ड का जो कंसेप्ट है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वह अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र के द्वारा, कई एग्जाम्पल्स हमने देखा। अब आते हैं आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। नंबर 1, ionic bond is the a strong electrostatic force of attraction acting between the oppositely charged ions, cations and anions। कि आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है जो अपोजिट चार्ज वाले आयनों मतलब केटायन और एनायन के बीच कार्य करता है। सेकेंड वन इज it is the strongest bond
जितने केमिकल बॉन्ड हैं जो हमने लिखा था इंट्रोडक्शन क्लास में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो 4 थे, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटेलिक। वीक तो वैसे भी वीक है। इन सबों में जो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है वह आयनिक बॉन्ड ही होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऐसा बोलो। नंबर 3, आयनिक बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर, देखो पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल एक सिंपल वर्ड से इसको हम लोग समझें कि पोलर मीन्स चार्ज्ड फॉर्म। तो यदि कोई बॉन्ड चार्ज्ड स्पीशीज के बीच बन रहा है, उस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मीन पोजीशन पे ना हो, तो वैसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड चूंकि बनता ही है आयनों के बीच, और इस आयनिक बॉन्ड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से ही ट्रांसफर हो गया रहता है, बस यह एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो उसके कैटायन और एनायन के बीच वर्क कर रहा है। तो चूंकि आयनिक बॉन्ड 2 अपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच बनता है, इसलिए यह एक पोलर नेचर का बॉन्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि आयनिक बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर। तो पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ जो आयनिक बॉन्ड है वह 2 चार्ज्ड स्पीशीज के बीच बनता है, कैटायन और एनायन के बीच, इसीलिए पोलर है। और अगला, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर भी पूछता है। इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। सो व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल मतलब जिसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई नहीं कर पाओ। मतलब यदि कोई पूछे कि आयनिक बॉन्ड किस डायरेक्शन में ऑपरेट होता है, तो यह बतला पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आयनिक बॉन्ड ऑपरेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, एक फुटबॉल में आप हवा भरो, एक फुटबॉल में आप हवा भरो। फुटबॉल स्फेरिकल है, जब आप उसमें हवा भरोगे तो वह चारों तरफ जो है एक जैसा फूलेगा। हवा भरते हैं तो फुटबॉल चारों साइड से एक जैसा फूलता है। लेकिन वही आप कोई बैलून ले लो और मान लो कि बैलून सिलिंड्रिकल है, लंबा, तो जब ऐसे करके उसमें आप हवा भरोगे तो वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। गोल वाला बैलून है तब तो चारों तरफ फूलेगा, लेकिन यदि वह एक सिलिंड्रिकल टाइप का बैलून है तो वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो वह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो डायरेक्शनल है। लेकिन फुटबॉल में जो आप हवा भर रहे हो चारों तरफ एक जैसा हो रहा है, तो नॉन डायरेक्शनल है। तो वैसे यहाँ है कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, सारे डायरेक्शंस में ऑपरेट होता है। मतलब जैसे आप बात करोगे NaCl की, तो इसमें पूछोगे कि Na+ और Cl- के बीच जो आयनिक बॉन्ड है वह किस डायरेक्शन में बना है, तो कोई डायरेक्शन यहाँ डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हर तरफ Cl- है, Na+ है तो Cl- यहाँ है तो इधर भी आयनिक बॉन्ड है, यहाँ बन रहा है तो इधर भी आयनिक बॉन्ड है, इस तरफ बना तो यहाँ भी आयनिक बॉन्ड है, इधर भी, हर डायरेक्शन में जिधर क्लोरीन है उधर आयनिक बॉन्ड बनेगा, ऐसा इस तरह से। तो आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब होता है कि यह हर डायरेक्शन में ऑपरेट होगा, आयंस हर डायरेक्शन में होंगे, तो या किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है। इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक बॉन्ड के या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी का टर्म आ रहा है, दैट्स वाई। आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो काफ़ी मजबूत फोर्स होता है, इसलिए आयनिक बॉन्ड काफ़ी मजबूत होगा। काफ़ी मजबूत में हम लोग बोलें कि सबसे मजबूत बॉन्ड है, पोलर नेचर का है और नॉन डायरेक्शनल है। इतना बात याद रखोगे आप। अब आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज की बात करें, या तो आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टीज हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
सो नंबर 1, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, all ionic compounds are crystalline solids with close packed lattices. with close packed lattices. सारे आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब वैसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो 3 डायमेंशनल स्पेस में। डिटेल में पढ़ेंगे इस टर्म के बारे में क्लास 12 में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज whose constituent particles are regularly arranged in a certain geometric pattern in 3-dimensional space, and this type of arrangement is called close packed lattice. जैसे एग्जाम्पल के लिए NaCl रॉक सॉल्ट बोलते हैं, और इसका एक अलग अरेंजमेंट है जिसको रॉक सॉल्ट लैटिस ही बोला जाता है। ZnS जिंक ब्लेंड लैटिस, ये सब क्या है अभी नहीं पता चलेगा, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 में। वहाँ केमिस्ट्री का पहला यूनिट ही है सॉलिड स्टेट, यही सारा टर्म पढ़ना है। उसी प्रकार से कैल्शियम फ्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, दिस इज फ्लोराइट स्ट्रक्चर, फ्लोराइट लैटिस। Na2O इज एंटी फ्लोराइट लैटिस, एंटी फ्लोराइट लैटिस। ऐसे ये लैटिस का मतलब हुआ, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड का हम लिख रहे हैं फ्लोराइट लैटिस, तो फ्लोराइड का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट होगा, और वह अरेंजमेंट कैसा होगा वो तो जानोगे इसका स्ट्रक्चर को तब पता चलेगा। तो फिलहाल हम लोग को इतना ही जानना है कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स हैं, और हम लोग जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं जनरली। अब यदि वह एक परफेक्ट सॉलिड है, एक ट्रू सॉलिड है, तो ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज रहेंगे, और वह जो रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज पैक्ड लैटिस। ये लैटिस कई प्रकार के होते हैं जो आगे का हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है कि NaCl को रॉक सॉल्ट लैटिस बोलते हैं, ZnS को जिंक ब्लेंड बोलते हैं, CaF2 को फ्लोराइड एंड Na2O को एंटी फ्लोराइड। या किस प्रकार का अरेंजमेंट है तो वहाँ पढ़ने के बाद तो बड़ा सा कंसेप्ट है, इसको एक लाइन में या तुरंत बताया नहीं जा सकता, इसलिए अभी इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से भी आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स आर, ऑप्शन दिए रहेंगे सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और एनी वन सॉलिड, लिक्विड, गैस कोई भी। तो सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड्स ही होते हैं, और उसका रीज़न है कि आयनिक कंपाउंड्स में जो केटायन और एनायंस हैं उनके बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट होता है, और जब दो पार्टिकल के बीच एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट हो तो सबसे पहला कि वे पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम क्लोज रहेंगे, और जिनके पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज हो उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल हो, ऑपरेटिंग फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो यह सब जो है बतलाता है कि वह सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो आयनिक कंपाउंड सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। अब आयनिक कंपाउंड सॉलिड हैं वे तो ठीक है, सॉलिड का मतलब ही जनरली होता है, यदि परफेक्ट सॉलिड है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका मतलब ही वही होता है। अब यदि बात करें हम लोग इसमें नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड का, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का हिंदी होता है भंगुरता। ये भंगुरता क्या है, तो क्रैक करने का टेंडेंसी, ऑन अप्लाइंग अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। जब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पे क्रैक कर जाए कोई क्रिस्टल, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस।
अभी हमने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विच हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर और सर्टेन ज्योमेट्रिक पैटर्न। मान लो कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, इसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट है केटायन एनायन का, केटायन एनायन केटायन एनायन केटायन एनायन ऐसे करके, एनायन केटायन ऐसे, ऐसा। मान लें एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल ऐसा। अब क्या करो कि इस आयनिक क्रिस्टल पर बाहर से एक आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ, अनबैलेंस्ड फोर्स ऐसा। अब जो आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे बाहर से, तो फोर्स लगाने से सपोज यदि आप फोर्स यहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब हुआ कि देखो ये जो केटायन और एनायन है ये दोनों तो आपस में यहाँ जुड़े हुए हैं ना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो आपको उतना फोर्स लगाना है बाहर से ताकि ये वाला फोर्स ब्रेक कर जाए। और जब उतना फोर्स आप बाहर से अप्लाई करोगे जिससे कि आप फोर्स ब्रेक कर जाएगा, तो हो सकता है कि यह जो आयन का लेयर है वह डिस्प्लेस कर जाए, खिसक जाए। यदि इधर से फोर्स लगाओगे तो इस तरफ डिस्प्लेस करेगा, इधर से फोर्स लगाओगे तो इधर डिस्प्लेस करेगा, बीच से फोर्स लगाओगे तो कुछ आयन्स इधर जा सकते हैं, कुछ इधर जा सकते हैं। तो अभी फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं, तो यदि इस डायरेक्शन से एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएं तो यह आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह ब्रेक करेगा, और जब ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि यह जो आयन का लेयर है वह डिस्प्लेस करे। तो ऊपर वाला लेयर ही डिस्प्लेस करेगा ज़्यादा, क्योंकि फोर्स डायरेक्ट इसी पे अप्लाई किया जा रहा है। नीचे के दो लेयर सेम होंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा अभी तक ऐसा। लेकिन यहाँ जब फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या बोले कि लेयर डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस करने से ऐसा पॉसिबिलिटी है कि या प्लस वाला जो भी माइनस के सामने है वो डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाए, मतलब प्लस के सामने। उसी प्रकार से माइनस वाला प्लस के सामने तो डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाए अपने माइनस के सामने, ऐसा। यह एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो ही जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि आप अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किए, आयनिक लेयर डिस्प्लेस किया, और यदि सेम चार्ज वाले आयन एक दूसरे के सामने आए तो यहाँ इंटर आयनिक रिपल्सन होगा। ये दोनों आयन एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, क्योंकि सेम चार्ज एक साथ आ जाता है तो रिपल्सन होता है ऐसा। और जब ऐसे हुआ कि दोनों आयन से एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो क्या होगा, यह क्रिस्टल क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, लैटिस इसका बिगड़ जाएगा। क्रैक करने का मतलब लैटिस इसका बिगड़ जाएगा। और ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करने के बाद क्रैक हो रहा है, क्रैक करने का जो टेंडेंसी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल इन नेचर, दैट इज दे गेट क्रैक्ड ऑन अप्लाइंग अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। तो दो प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड का देखिए हम लोग, एक फिजिकल स्टेट और दूसरा ब्रिटलनेस। ऐसे कई प्रॉपर्टीज हैं, तो बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।